प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस संदर्भ में हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। प्रिय मित्रों, मेष लग्न, जैसा कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये मेष लग्न की है। मेष लग्न जो है एक अत्यंत दृढ़ लग्न है। संस्कृत में इसको हम अज के नाम से, विश्व के नाम से, क्रिया के नाम से, तुम्बुर आदि नामों से भी पुकारते हैं। काल पुरुष के शरीर में जो है इसका स्थान सिर है। ये काल पुरुष की यदि हम इसकी गणना करते हैं कुंडली की दृष्टि से, तो ये बीच का जो हिस्सा है, केंद्र या लग्न जो है, ये उसका स्थान जो है ये सिर का स्थान है। इसका जो स्वरूप है वो मेढ़ा के सदृश है, मेढ़ा के समान है, जो कि अत्यंत बलशाली तथा प्रत्येक से लड़ने भिड़ने को तत्पर रहता है। इसका स्थान है धातुकर और इसका रत्न है भूमि। यह पुरुष राशि है, ह्रस्व संज्ञक है और पूर्व दिशा की स्वामिनी है ये मेष राशि। इसका जो स्वभाव है बड़ा क्रूर है और चर संज्ञक है। रात्रि को यह राशि विशेष बली होती है और मेष राशि दशम भाव में बली होती है। क्षत्रिय वर्ण है इसका, लाल इसका रंग है और मंगल ग्रह की आधिपत्य में यह रहने वाली राशि है मेष राशि। ये तो रही सामान्य बात मेष राशि की। अब बात करते हैं कि मेष राशि में यानी कि मेष लग्न की कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, क्या उनका भाव रहेगा। मेष लग्न की यदि कुंडली है तो सूर्य जो है इस मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश हो जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं। और ये पंचम भाव जो है हमारा पुत्र भाव भी है, तो पुत्र भाव के अधिपति सूर्य हो गए मेष लग्न की कुंडली में, और त्रिकोण के स्वामी भी हो गए, यानी कि पंचम नवम ये हमारा त्रिकोण होता है, तो ये पंचम भाव जो है ये त्रिकोणेश भी हो गए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है मेष लग्न की कुंडली में हो जाते हैं चतुर्थेश, चौथे घर के स्वामी, और सुखेश, सुख स्थान का स्वामी भी है, और केंद्रेश भी हो जाते हैं, क्योंकि ये केंद्र भी है हमारा। इसलिए चंद्रमा जो है मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश, सुखेश और केंद्रेश हो जाती हैं। अब बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में मंगल की। मंगल जो है यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं और अष्टमेश हो जाते हैं। लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। बुध जो है इस कुंडली में पराक्रमेश, तीसरे भाव का स्वामी, और शत्रु स्थान का स्वामी यानी शत्रु स्थान का अधिपति बुध जो है त्रिषठ, तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी हो जाता है। अब आती है बात गुरु की। गुरु जो है इस मेष लग्न की कुंडली में हो जाते हैं भाग्येश यानी कि नवमेश और व्ययेश, और उसी प्रकार से त्रिकोणेश भी हो जाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो द्वितीयेश हो जाते हैं और सप्तमेश हो जाते हैं, और इस प्रकार द्वितीयेश और सप्तमेश होने से जो है मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है प्रबल मार्केश हो जाते हैं और केंद्रेश बन जाते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है तो शनि जो है इसमें बनते हैं हमारे दशमेश और आयेश। दशमेश और आय के साथ साथ केंद्रेश भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है यहाँ केंद्र का स्वामी भी है, दशम भाव का स्वामी होने से केंद्रेश भी हो जाते हैं। अब जो है सूर्य यहाँ पर जो है मेष लग्न में सूर्य है यहाँ पर हमारे त्रिकोणेश। तो यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य त्रिकोण होते हैं तो वो फलस्वरूप क्या करते हैं, अपनी दशा और अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करेंगे। विशेष करके यह दशा जो होती है इनको राज्य वृद्धि करने वाली, जातक को प्रमोशन देने वाली, पुत्र जन्म करने वाली, संतान की उत्पत्ति होने वाली, आय में वृद्धि करने वाली, ऐसे जो है हर प्रकार से सूर्य की महादशा जातक को शुभ फल प्रदायक रहती है। अब बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश होने के साथ साथ ये माता का नैसर्गिक कारक भी है, इसलिए जो है इसकी जो दशा अंतर्दशा में जातक को माता का सुख मिलेगा, वाहन की प्राप्ति होगी और इस प्रकार के शुभ फल जो है जातक को मिलेंगे।
अब मेष लग्न की कुंडली है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मेष लग्न की कुंडली में जो है मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं, पर लग्नेश होने के कारण इसे अष्टमत्व का दोष नहीं लगता है। इसलिए मंगल की यानी कि मेष लग्न के जातकों को जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी तो ऐसी परिस्थिति में जातक को स्वास्थ्य की उन्नति होगी, भूमि का लाभ जातक को मिलेगा, कृषि, भूगर्भ विश्लेषण, पुलिस व मिलिट्री में नौकरी यदि होगी तो वहाँ उसको प्रमोशन मिल सकता है, डॉक्टरी के कार्य में सफलता मिल सकती है और विशेष रूप से जातक को अपने जीवन में ख्याति प्राप्त होगी। इस प्रकार के शुभ लक्षण जो है मंगल की दशा में जातक को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो 2 भावों का अधिपति है, एक तो तृतीय भाव का और दूसरा है छठे भाव का। तो तृतीयेश और षष्ठेश होने से जो है ये दूषित हो जाता है, क्योंकि त्रिषणाएश हो गया तो और शत्रु उत्पन्न करने में ये समर्थ रहेगा और परेशानियों को डालने वाला है। व्यावहारिक कार्यों में भी जो है ऐसी ये जो है बुध की दशा जातक को निरंतर उतार चढ़ाव बनाए रखेगी। ऐसे बुध की दशा और अंतर्दशा में जातक को कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, शत्रु वृद्धि आदि में जो है ये बुध की महादशा जातक को सहायक होगी। और भाग्य यानी भाग्येश और व्ययेश। तो भाग्येश होने से ये अवश्य कारक ग्रह है, परंतु साथ ही परेशानी प्रदायक भी है, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। इसीलिए जो है जब भी त्रिकोण के स्वामी होने से इसकी दशा अंतर्दशा का जो पूर्वार्ध भाग होगा वो तो इसका शुभ रहेगा, लेकिन जो इसका उत्तरार्ध भाग होगा वो इसका खर्च कारक होगा। जब भी गुरु की महादशा आएगी पूर्वार्ध अच्छा रहेगा और उसका उत्तरार्ध जो है वो खर्च कारक रहेगा, व्ययशील रहेगा। अब हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों की शुक्र की क्या परिस्थिति रहेगी। तो शुक्र जो है इस जातक की कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश है। तो द्वितीयेश सप्तमेश होने से ये मार्केश तो बना ही है और साथ ही जो है प्रबल हानिप्रद भी है। शुक्र महादशा में शुक्र के अंतर में यह मारक नहीं बनेगा, पर यह जिस ग्रह के साथ होगा या जिस ग्रह के साथ इसका दृष्टि संबंध होगा वह अपनी महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा में मारक बन जाएगा। ये शुक्र की परिस्थिति रहेगी मेष लग्न के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं शनि की। मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है वो राज्येश है और लाभेश है, पर यह उपचय स्वामी है, इसीलिए जो है अकारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि एकादशेश हो गया। राज्य में उन्नति धीरे धीरे होगी तथा व्यय इसका ऐसे जातक का बढ़ा चढ़ा रहेगा और भाग्योन्नति में विलंब का कारण भी यह शनि ही होगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु ये दोनों जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे वैसा ही फल देंगे। राहु केतु की अपनी कोई विशेष फल नहीं होते, ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी प्रकार का फल जातक को देते हैं। अब बात करते हैं इसमें मंगल सूर्य या सूर्य चंद्र। मंगल सूर्य या सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का संबंध जो है वो प्रबल राज्य प्रदायक योग रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और जो चंद्रमा का संबंध है त्रिकोण और केंद्र का संबंध होगा। ठीक यही स्थिति सूर्य मंगल संबंध से भी हो जाएगी। सूर्य और मंगल के संबंध से भी जो है ये केंद्र और त्रिकोण बन जाएगा। तो बृहस्पति शनि का संबंध, इस कुंडली में यदि बृहस्पति और शनि की युति हो या उनका संबंध हो तो ऐसी परिस्थिति में जो है सामान्य राजयोग बनाएगा, लेकिन यह भी त्रिकोण केंद्र का संबंध होगा। कौन सा?
शनि और बृहस्पति, यानी शनि यहाँ पर है और गुरु जो है यहाँ केंद्र में है, त्रिकोण में है। गुरु और शनि का जो है केंद्र और त्रिकोण का ये भी जो है सामान्य राजयोग बनाता है। तो इस प्रकार से गुरु जो है व्ययेश तथा शनि एकादशेश होने से यह राजयोग जो है कुछ कमजोर हो जाएगा। इसको हम प्रबल राजयोग नहीं कह सकते, लेकिन ये सामान्य राजयोग रहेगा। अब सप्तम भाव में शुक्र चाहे अकेला हो या किसी ग्रह के साथ हो, ये अकारक ही रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रह यदि केंद्रेश होता है तो वो अकारक हो जाता है। और खास तौर पर क्योंकि सप्तम भाव है, ये हमारे जीवन साथी का भाव है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में शुक्र यदि यहाँ पर होगा तो ये गृहस्थ जीवन के लिए हानिकारक होता है। यदि शुक्र अकेला होगा जातक की कुंडली में, तो पत्नी के अतिरिक्त भी उसके संबंध हो सकते हैं। और यही बात जो है वो स्त्री की कुंडली में भी लागू की जा सकती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। यदि सप्तम भाव में शुक्र अकेला होगा तो निश्चित रूप से उसके संबंध अन्य व्यक्तियों से भी हो सकते हैं। कुंडली में मंगल यदि एकादश भाव में, यहाँ पर मंगल यदि एकादश भाव में हो, दसम भाव में या दूसरे भाव में, तो उसका सूर्य से यदि संबंध हो तो ऐसा जातक डॉक्टरी शिक्षा में विशेष निपुणता प्राप्त करता है और सफल डॉक्टर बनता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि दसम भाव में अकेला गुरु यहाँ पर यदि हो तो वह अपनी दशा अंतरदशा में सामान्य मार्केज भी बनेगा। साथ ही रक्त से संबंधित प्रबल बीमारी भी देगा। हार्ट अटैक की स्थिति भी जो है समझी जा सकती है ऐसी परिस्थिति में। और वहीं मेष लग्न की कुंडली में यदि गुरु शनि की युति व्यक्ति को जो है, गुरु और शनि की जो युति है वो व्यक्ति को सामान्य स्तर पर ला करके छोड़ देती है। जातक को गुरु की महादशा हो, शुक्र का अंतर, या गुरु महादशा में शनि का अंतर, या शुक्र महादशा में गुरु का अंतर, या शुक्र महादशा में शुक्र से संबंधित ग्रह की अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना होती है। यदि शुक्र और गुरु का संबंध जो है यदि नवम भाव में हो तो व्यक्ति कला निपुण होगा और उच्च स्तरीय ख्याति को प्राप्त करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि शुक्र जो है वो दूसरे स्थान का अधिपति है तथा भाग्य से भाग्य स्थान में यदि वो संबंध करेगा तो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय ख्याति जातक को प्राप्त होगी। क्योंकि दूसरा भाव जो है वो वाणी का है और कला का भी है, शुक्र इसका कारकेश भी है। फिर भाग्य से संबंध होना इस बात की पुष्टि है ही कि वह अच्छा कलाकार, अच्छा संगीतज्ञ तथा रंगमंच पर प्रसिद्धि पाने वाला होगा। अब यदि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि छठे भाव में हो या बुध जो है सातवें भाव में हो, दोनों स्थितियों में पत्नी सदा के लिए रुग्ण बनी रहेगी। शुक्र का छठे भाव में होना या बुध का सातवें भाव में होना ये पत्नी को यानी कि जीवन साथी को रुग्ण बनाता है। मेष लग्न की कुंडली में बुध और मंगल यानी कि बुध और मंगल इनका संबंध कहीं भी हो तो ऐसा व्यक्ति परेशान रहेगा, सिर दर्द होगा उसको, दिमाग की नस फट जाने का डर और पागलपन से जो है मृत्यु की संभावना भी उसके साथ हो सकती है। मेष लग्न की कुंडली में यदि द्वादश भाव में शुक्र हो तो ऐसा शुक्र जो है वो विशेष धनदायक होगा, क्योंकि दूसरे भाव में भी शुक्र की उपस्थिति धनदायक ही रहेगी और यह दूसरा योग पहले योग की अपेक्षा क्षीण होगा। दूसरे भाव में
मंगल, शुक्र और गुरु का यदि संबंध हो और ऐसा जो जातक है वो श्रेष्ठ व्यापारी हो सकता है और अतुल धन का स्वामी भी होगा। यह योग भाग्येश, लग्नेश की वजह से संपन्न हो रहा है। एकादश भाव में मंगल और गुरु का संबंध संतान हानि कराता है और यदि शनि भी साथ में हो तो एक से अधिक बार गर्भपात भी होता है। चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु का यदि संबंध हो तो वो ऐसा संबंध जो है योग कारक होगा, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का संबंध होगा। वो मंगल और गुरु का संबंध जो है यहाँ चौथे भाव में हो जाता है, तो ये लग्नेश और भाग्येश का संबंध हो गया। लेकिन ये योग जो है वो सामान्य ही रहेगा। पंचम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति जो है मेडिकल एजेंट, चिकित्सक, डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में निपुण व्यक्ति होगा। पर मंगल अपनी दशा में ही उन्नति देने में समर्थ होगा, यानी कि जब मंगल की दशा होगी उसी समय जो है इस प्रकार का लाभ जो है जातक को मिल सकता है। अष्टम भाव में यदि मंगल, शुक्र और सूर्य की युति हो तो ऐसी परिस्थिति में जो है व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, क्योंकि दो कारक ग्रहों सूर्य और मंगल का संबंध जो है वो धनेश के साथ हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ये निश्चित रूप से जातक को विदेश यात्रा करवाता है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जो है कहीं पर भी बैठा हो, पर यदि वह गुरु से दृष्ट होगा, यानी कि गुरु की दृष्टि यदि शुक्र पर होगी तो शुक्र का जो कारकत्व जो है वो समाप्त समझना चाहिए और शुक्र जो है ऐसी परिस्थिति में शिथिल रहेगा। पर यदि सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी, यदि ये सूर्य पर जो है गुरु की यदि दृष्टि हो तो जो है वो प्रबल कारक बन जाएगा। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य यदि लग्न में हो, चौथे में जो है चंद्रमा हो और मंगल जो है 10वें भाव में यदि हो तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठतम अपने जीवन में उन्नति करता है तथा आईएएस अथवा उच्च प्रशासकीय अधिकारी भी होता है। मेष लग्न की कुंडली हो, दूसरे भाव में शुक्र का सूर्य से यदि संबंध हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो तो भी ऐसा जातक उच्च पदासीन व्यक्ति होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अकेले शुक्र पर गुरु की दृष्टि जो होती है वो हानिकारक होगी, पर सूर्य का साथ होने से शुक्र जो है वो प्रबल बना करके सूर्य को जो है वो शुक्र को जो है प्रबल बना देगा। इसलिए शुक्र सूर्य के संयोग से गुरु की जो दृष्टि है वो लाभदायक ही रहेगी। यदि मेष लग्न की कुंडली में यदि वो स्त्री की कुंडली हो और प्रसव काल यदि उसका निकट हो तो ऐसी परिस्थिति में मंगल की प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा में ही बालक का जन्म समझना चाहिए। मेष लग्न हो और विशेष शुभ योग होगा तो क्योंकि चंद्र सूर्य से दृष्ट होने के कारण, चंद्रमा जो है वो सूर्य से दृष्ट होने के कारण क्षीण होगा, इसलिए जो है सूर्य प्रबल होगा। मंगल चौथे भाव में हो और उस पर किसी भी ग्रह की यदि दृष्टि न हो तो उसे चेचक का रोग होने की संभावना होती है। घाव के निशान सिर या चेहरे पर हो सकते हैं और ऐसे जातक की जो है जातक को शस्त्राघात की भी संभावना हो सकती है। मंगल चौथे भाव में हो, गुरु के साथ हो तो मंगल का नीचत्व दोष समाप्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये उच्चस्थ गुरु के साथ होगा, तो इस प्रकार से जो है मंगल का चौथे भाव में होना ये उसके नीचत्व दोष को भंग कर देगा।
अब यदि जो है मेष लग्न की कुंडली है और मंगल जो है यदि 5वें भाव में हो तो मंगल की दशा में विशेष उन्नति जातक की होगी। पर गुरु जो है 11वें हो, यहाँ पर यदि गुरु 11वें में हो और मंगल जो है 5वें में बैठा हो तो गुरु की दशा में विशेष अवनति हो सकती है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। मंगल मेष लग्न की कुंडली में 7वें भाव में हो या शुक्र जो है वो 8वें भाव में हो तो जातक को वीर्य विकार, नपुंसकता तथा गृहस्थ जीवन में न्यूनता रहती है। ये तो रही सामान्य बात, ग्रहों के साथ कब कब किस किस प्रकार की परिस्थितियां, कौन से योग इस प्रकार से बनते हैं जो जातक को विशेष परिस्थिति में लाभ देते हैं या विशेष परिस्थिति में उसके जीवन में उन्नति लाते हैं। अब हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए महादशा का और अंतरदशा में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। यदि ऐसे मेष लग्न के जातक को यदि सूर्य की महादशा आ रही है और उस सूर्य की महादशा में यदि सूर्य का ही अंतर चल रहा है तो ऐसा जीवन उसका, ऐसी परिस्थिति में सूर्य के अंतर में सामान्य जीवन रहेगा। और यदि चंद्रमा का अंतर आ रहा है सूर्य की महादशा में तो जातक जो है बड़ा व्ययशील रहेगा पर उन्नतिदायक भी रहेगा। मंगल की अंतरदशा आ रही है तो उसमें जो है पूर्वार्ध जो है जातक का हानिकारक रहेगा, रोगपद रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध जो है ऐसे जातक का शुभ रहेगा। और बुध की यदि अंतरदशा, सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा यदि आ रही है तो वो जो है कष्टकारक रहेगी। गुरु की महादशा यानी कि सूर्य की महादशा में गुरु की अंतरदशा, गुरु सामान्य शुभ फलदायक रहेगा क्योंकि वो त्रिकोणेश से 9वें भाव का स्वामी है। महादशा में त्रिकोणेश की अंतरदशा सामान्य ही पाई गई है। और शुक्र यदि सूर्य में जो है शुक्र की यदि दशा आती है तो शुक्र जो है हमारा क्या है, वो धन स्थान का स्वामी है, इसलिए धनप्रद रहेगा, पैसा दिलाएगा। और शनि जो है यदि सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा आती है तो शनि जो है हमारा दशमेश भी है और एकादशेश भी है। इस प्रकार से शनि जो है पूर्वार्ध इसका श्रेष्ठ रहेगा लेकिन उत्तरार्ध जो है इसका कमजोर रहेगा और उत्तरार्ध में आकस्मिक व्यय कारक भी रहेगा। और मेष लग्न की कुंडली में राहु सामान्य रहेगा और केतु भी जो है अनुकूल रहेगा। ये तो रही मेष लग्न में सूर्य की महादशा का फल। अब हम बात करते हैं मेष लग्न में चंद्रमा की महादशा का फल। अब यदि मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा की यदि महादशा आ गई है, उस चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आएगी तो सूर्य की अंतरदशा जातक के लिए कैसी रहेगी, धनदायक रहेगी, प्रमोशन देने वाली रहेगी और श्रेष्ठतम रहेगी। और जब चंद्रमा में चंद्रमा का ही जो है अंतर रहेगा तो वो व्ययशील रहेगा। मंगल की अंतरदशा सामान्य रहेगी और उन्नतिदायक नहीं रहेगी। बुध की जो है अंतरदशा, चंद्रमा में बुध की अंतरदशा जो है स्वास्थ्य को क्षीण करने वाली रहेगी क्योंकि यहाँ बुध जो है यहाँ षष्ठेश हो जाता है तो स्वास्थ्य में क्षीणता लाएगा। गुरु जो है, गुरु की जो दशा आएगी, यहाँ पर गुरु जो है भाग्येश और व्ययेश होने से जो है पूर्वार्ध में असफलतापूर्ण पर उत्तरार्ध जो है ऐसे जातक का सर्वथा अनुकूल रहता है। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा। अब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की क्या स्थिति रहेगी, शुक्र की जब अंतरदशा आएगी तो इसका पूर्वार्ध जो है हमारा, पूर्वार्ध जो है वो सामान्य शुभ रहेगा और लेकिन उत्तरार्ध जो है वो अवनतिपूर्ण रहेगा। चंद्रमा की महादशा में शनि भी जो है हमारे लिए हानिकारक फलों को देने वाला होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की महादशा जब आएगी, उस मंगल की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आएगी तो वो श्रेष्ठतम रहेगी, लाभदायक रहेगी। चंद्रमा की अंतरदशा आएगी, परेशानी पूर्ण और बाधक रहेगी। मंगल की जो अंतरदशा है, मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा ही जो है हमारे लिए सामान्यप्रद रहेगी और रोगप्रद भी रहेगी क्योंकि ये मंगल जो है हमारा अष्टमेश है। और इस प्रकार से बुध की जो अंतरदशा आएगी वो रहेगी हमारी पीड़ाकारक, हानिप्रद और अवनतिपूर्ण। गुरु की अंतरदशा अनुकूल रहेगी, शुभ फलदायक रहेगी और धनदायक रहेगी।
मंगल में शुक्र की जो अंतर्दशा है वो हमारे लिए धनदायक रहेगी और शनि की अंतर्दशा जो है वो सामान्य उन्नतिप्रद रहेगी। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। जब बुध की महादशा आएगी मेष लग्न के जातकों के लिए तो उनमें सूर्य की अंतर्दशा कैसी रहेगी? व्ययशील और भ्रातृ उन्नति कारक। चंद्रमा की अंतर्दशा धनदायक रहेगी और व्यापार में वृद्धि कारक रहेगी। मंगल की अंतर्दशा पूर्वार्ध में रोगदायक रहेगी मंगल की, और उत्तरार्ध में जो है वो अनुकूल रहेगी। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा जो है वो हमारे लिए सामान्यदायक रहेगी। गुरु की महादशा यानी बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा शुभ फलदायक रहेगी और बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हमारे लिए व्ययशील रहेगी और मुकदमे में ग्रस्त रहेगी, यानी किसी प्रकार का मुकदमा भी जो है हो सकता है। और यदि बुध की महादशा है और उसमें यदि शनि की अंतर्दशा आ रही है तो ऐसा है जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदायक भी रहेगी, यानी कि यहाँ पर घोर कष्ट की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं गुरु की महादशा में। गुरु की महादशा चल रही हो मेष लग्न के जातक के लिए और उसमें जो है सूर्य का जो अंतर है वो हमारे लिए सामान्य रहेगा। चंद्रमा का अंतर श्रेष्ठ उन्नतिदायक और धनदायक रहेगा। मंगल की जो है अंतर्दशा संतानोत्पत्ति वाली रहेगी और व्ययशील रहेगी। बुध की दशा जो है वो श्रेष्ठ रहेगी। गुरु की दशा जो है वो व्ययशील रहेगी। शुक्र की दशा जो है हानिप्रद रहेगी हमारे लिए। और शनि की जो है गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा धनदायक और प्रमोशन वाली रहेगी। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की। जब मेष लग्न के जातकों की शुक्र की महादशा आएगी उस शुक्र की महादशा में सूर्य का जो अंतर आएगा अंतर्दशा आएगी वो श्रेष्ठ रहेगी और अनुकूल रहेगी। लेकिन चंद्रमा की अंतर्दशा हानिकारक और मनस्ताप वृद्धि करने वाली रहेगी। मंगल की शुक्र की महादशा में मंगल का जो अंतर आएगा वो कष्टदायक रहेगा। बुध की अंतर्दशा आएगी रोग कारक और कष्ट प्रदायक रहेगी। ठीक उसी प्रकार से गुरु की जो अंतर्दशा आएगी वो भी जो है इनको कष्टकारक रहेगी। शुक्र की दशा सामान्य रहेगी, यानी कि शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा सामान्य रहेगी और शुक्र की महादशा में शनि की जो अंतर्दशा आएगी वो भोग वृद्धि कारक रहेगी और अपव्यय करने वाली रहेगी। अब बात करते हैं मेष लग्न के जातकों की शनि की महादशा के बारे में। मेष लग्न के जातकों की जब शनि की महादशा आएगी उसमें शनि की महादशा में सूर्य का जब अंतर आएगा वो श्रेष्ठ रहेगा, धन लाभ देने वाला रहेगा और राज्य वृद्धि कारक रहेगा। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा सामान्य रहेगी और पीड़ा कारक रहेगी। मंगल की अंतर्दशा ये जो है सामान्य रहेगी और धन क्षय करने वाली रहेगी। बुध की अंतर्दशा मृत्युदायक कष्ट देने वाली रहेगी और रोग में वृद्धि कारक रहेगी। गुरु की जो दशा है वो व्ययशील रहेगी और व्यापार में उन्नति करने वाली रहेगी। शुक्र की जो दशा है यानी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा श्रेष्ठतम रहेगी। शुक्र की अंतर्दशा जो है वो श्रेष्ठतम रहेगी और शनि की महादशा में ही शनि का जो अंतर्दशा है वो धन देने वाली होगी और कष्टदायक होगी। अब रही बात राहु और केतु की, तो मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु यानी ये दोनों ग्रह राहु और केतु जिस भाव में भी स्थित होंगे उस भावाधिपति के अनुसार ही उनका दशाफल समझना चाहिए। और इसके साथ साथ भी हमें ग्रह संयोगों को भी ध्यान में रख करके भावफल एवं दशाफल पर विचार करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह था मेष लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।